अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक नाजरीन। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। पेंडेमिक है, कोरोना का माहौल है, तो पहले तो हम आपसे उम्मीद यही रख रहे होंगे कि आप एहतियात से और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी ईद कर रहे होंगे। लेकिन चलिए ईद की खुशियों में जितना भी आप गुरबा को और मस्कीनों को शामिल कर सकते हैं वो भी आप करें। लेकिन उन लोगों को भी याद रखिए जो कि कोरोना में फ्रंट लाइन पर लड़े, खुसूसन जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, और साथ ही साथ गुज़श्ता जुम्मे को जो हादसा हुआ PIA का जिसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए, तो उनके ख़ानदानों के साथ हम ताज़ियत भी करते हैं और वो हमारी दुआओं में भी हैं और हमारी खुशियों में जितना भी आप उनको शरीक कर सकते हैं, हम इस वक्त उनके गम में उनके बराबर के शरीक हैं। नाज़रीन, हमने आपसे वादा ये किया था कि ईद पर आपको बड़े खुसूसी मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और ऐसे मेहमानों से जो नॉर्मली इस तरह TV टॉक शोज़ में आते भी नहीं हैं। तो मैं पहले तो 2-3 मिनट बात करूंगा कि किसकी आज आपसे हम खुसूसी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। उनका थोड़ा सा मैं अज़गैबी उनका तारुफ ऐसे करा दूं कि वो हैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, और ऐसे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हैं जो कि क्राउड पुलर हैं, और उनका नाम आप जैसे ही जहन में आता है तो बस चौको छक्कों की जो है वो गूंज सुनाई देती है हर वक्त। अभी भी मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मेरे वो बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनसे मैं इन टच भी रहता हूँ। उनके बारे में अक्सर कंट्रोवर्सीज भी सामने आ जाती हैं, हमें तो पता चल जाता है कि उसके पीछे कुछ नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे सवालात हैं जो आपके जहन में भी होंगे। आज उनसे इन तमाम चीज़ों के जवाबात लेंगे। एक उनके बारे में जो बैसियत एक फ्रेंड मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2014 से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जब वो वादा कर लेते हैं तो जो भी हो जाए वो अपना वादा पूरा करते हैं। और आज भी उन्होंने इंटरव्यू का हमसे वादा किया था। काफ़ी उनके जो हैं दरमियान में इतनी मसरूफियात आ गई, फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो गई जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी एक ही बात थी कि मैंने आदिल से वादा किया है, तो इंटरव्यू उनको ज़रूर हम देंगे। तो आज नाज़रीन बड़ी बात के बड़े मेहमान हैं, बूम बूम द वन एंड ओनली शाहिद खान अफरीदी। लाला, थैंक यू सो मच। पहले तो आपको ईद मुबारक और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आपसे पहले तो ईद का मैसेज लेंगे, उसके बाद वी कैरी ऑन। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और साथ में मैं दुआ गो भी हूँ। जो जहाज़ का हादसा हुआ है उसमें जो लोग शहीद हुए, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। आमीन आमीन। अच्छा लाला, ये बताइए, चले पहले आगाज़ कर लेते हैं कि पेंडेमिक में जैसे ही कोरोना का आया तो मैं ख़ुद भी तकरीबन 1.5 महीने मैं दबक के घर में बैठा रहा। घर में एक छोटा सा स्टूडियो बना के मैं यहाँ से अपना शो करता रहा, लेकिन हर दिन आपको देखते रहे। कभी आप कश्मीर पहुँचे, कभी आप बलूचिस्तान पहुँचे, कभी खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे। मुझे समझना है थोड़ा सा कि जब सारे लोग कह रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग रखे, घर में बैठें, क्या वजह थी कि, और बड़े बड़े किस्से भी हुए जो आगे आपसे डिस्कस करेंगे, क्यों आपको ये ज़रूरी लगा कि दिस इज़ द टाइम कि मुझे वहाँ पे होना है और ऐसी ऐसी जगह तक पहुँचना है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा गरीबों मस्किनों की मदद के लिए? आदिल, स्टार जो होता है ना वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, और एक खुदा जो इंसान को टैलेंट देता है और दूसरा लोगों की मोहब्बत होती है। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि इस मुल्क ने जो मुझे मकाम दिया है, जो इज़्ज़त शोहरत दी है, यहाँ के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, वो मैं सारी ज़िंदगी उसके सहारे ही जीऊँगा जितनी भी मेरी ज़िंदगी है। मेरे ख़्याल में एक मुश्किल वक्त था जब लॉकडाउन की सिचुएशन थी। आपको पता है PSL के 2 मैचेस भी हमने बगैर क्राउड के खेले थे। जब मैं वहाँ से जब लॉकडाउन शुरू हुआ एंड देन फिर मैं मूव हो गया था अपने गांव की तरफ, वहाँ चला गया था। बच्चों की छुट्टियाँ भी अनाउंस हो गई थी और मुझे वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ पता है। जहाँ जिस इलाके से मैं हूँ कि वहाँ पे लॉकडाउन सिचुएशन में जो डेली वेजेस का तबका है उनकी क्या सिचुएशन होगी, और ये तो लॉकडाउन की सिचुएशन है। इसके अलावा जो वहाँ के लोगों के जो हालात हैं रिमोट एरियाज़ के, वो बहुत बुरे हैं। तो मैं इन लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ। तो मैंने उस सिचुएशन को एनालाइज किया एंड देन फिर मैंने ये प्लान किया कि यार चलो जितनी भी फैमिलीज़ हैं, 500 फैमिली, मैं कोशिश करूंगा अपने दोस्तों के साथ मिलके एक फूड ड्राइव शुरू करूंगा। तो हम 4-5 दोस्तों ने कोई 30-35 लाख रुपए जमा किए
और उसके बाद हमने वो शुरू किया एंड देन फिर हमने एक कैंपेन शुरू की। सारा क्रेडिट जो है वो मैं साइमा जो हमारी फाउंडेशन को रन करती हैं इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने डोनेट कोरोना कैंपेन हमने शुरू की जो बड़ी कामयाब रही अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ने उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एज यूजुअल बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन उनकी रही एंड देन फिर हौसला बढ़ा हमारा एंड देन डोनेशनें आती रही। फिर उसके बाद प्लान किया कि जी ये लोगों की अमानतें मेरे पास है और इनको मैं पूरे पाकिस्तान में अच्छा लाला ये बताइए कि ये तो आपने बताया कि जिस तरह आप मोटिवेट हुए, उस पर भी बड़ा एक अहम सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन 2-3 बड़े बड़े जो एतराज़ात हुए कि शाहिद अफरीदी को पता नहीं किसने लॉन्च करवा दिया है, अपनी वो इश्तिहारी एक कैंपेन पूरी शुरू हो गई है, हर जगह पे वही नज़र आ रहा है। तो ये डोनेशंस जो हैं ये 30-35 लाख आप बता रहे हैं, 3-4 दोस्त थे, लेकिन इन जो एतराज़ात हैं बड़े बड़े, इसका आप क्या जवाब देंगे कि किसने इसको लॉन्च करवाया, कौन इसको प्रमोट कर रहा है? बार बार ये सवालात पूछे जा रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया और कि मैं इंसानियत के लिए कुछ कर सकूं, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आदिल ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी दिनों से सुनने को मिली हैं मुझे, और अब मैं हल्फिया कहता हूँ इस बात पे कि ना तो मेरा कोई सियासत की तरफ आने का कोई माइंड बना हुआ है मेरा कि मैं सियासत के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरी नीयत ख़राब होगी इस काम में तो अल्लाह ताला इस काम को ज़्यादा अरसा नहीं चलने देगा मेरी फाउंडेशन को। अगर मेरी नीयत ख़राब होगी कि मैं अपने अज़ाइम के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये इस पर तो मेरा यकीन है। मैं सियासत में आना होता तो बहुत पहले आ चुका होता, मुझे बहुत सारी पार्टियों ने ऑफर की है, नहीं आया। मैं समझता हूं कि सियासत है ना वो हकीकत में मैं कर रहा हूं। जो सियासतदान का काम है हकदार को उसका हक देना, वो मैं कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और इज्जत के साथ कर रहा हूं। और सारी पार्टीज मुझे सपोर्ट करती है, और सारे जितने भी, जिस तरह मैंने कहा कि ओवरसीज लोग हैं, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे कोई सियासी अज़ाइम इसके अंदर नहीं है। मैं लोगों के पास जाना चाहता हूं, मैं उन लोगों के पास जाना चाहता हूं, उन लोगों के पास गया हूं जहां कभी कोई NGO नहीं गई, जहां कभी कोई सेलिब्रिटी नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों के पास गया, उनके हालात देखे, उनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा। मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत और बड़ी बादशाह और शहजादों वाली ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन बार बार ये सवाल जो पूछा जाता है कि आपको प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह वो कहते हैं जी इमरान खान साहब पहले क्रिकेटर थे, सेलिब्रिटी थे, फिर वो वज़ीर आज़म बन गए, तो बतौर वज़ीर आज़म आपको पेश किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, उसमें तो आपने कह दिया कोई सदाकत नहीं है। लेकिन एक स्टेटमेंट मैं आपकी देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि मैं जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो बेरोज़गारी बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। तो एक तरफ आप कह रहे हैं मैं सियासत में नहीं आऊँगा, तो सियासत में आए बगैर आप वज़ीर आज़म कैसे बने? देखें आदिल, ये चीज़ मेरे ख्याल में 2-3 दिन 4 दिन पहले क्लियर हो चुकी है। ये जिन्होंने इस चीज़ को मीडिया में सामने लेके आए थे उन्होंने खुद अच्छी बात है, अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, मुर्तज़ा हैं जियो के, इंग्लैंड में होते हैं, उन्होंने ये खबर चलाई थी, उनसे मेरी बात हुई थी, उनको मैंने क्लिप भिजवा दिया था। मैंने कहा मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि आपको अगर 7 महीने के लिए वज़ीर आज़म बना लें तो आप क्या चीज़ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, एक सवाल मुझसे हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे मुल्क के 2 इश्यूज बहुत बड़े हैं, एक बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और एक एजुकेशन, ये बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का। तो मैंने एक नॉर्मल जवाब दिया, ना मुझे वजीर आजम बनने का शौक है, मैं जो हूँ मैं बहुत हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये हर चीज़ के से बढ़कर है मेरे लिए। ठीक, तो शायद भाई वैसे अगर तो अपॉर्चुनिटी कोई आ जाती है तो बनी जाए वज़ीर आज़म, हो सकता है कि मुल्क को किसी अच्छी तरफ आप ले जाएं। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं वज़ीर आज़म शाहिद खान अफरीदी, वज़ीर आज़म शाहिद खान अफरीदी, आप मुझे रहे हैं कि मैंने बनना ही नहीं है वज़ीर आज़म। देखिए ये जो कुर्सियाँ होती हैं ना वज़ीर आज़म वगैरह, ये कुर्सियाँ दूर से बहुत अच्छी लगती हैं, इस पे जो इंसान बैठता है उसको पता चलता है कि क्या हो क्या रहा है, तो ये कोई मजाक नहीं है। मैं हमेशा वो काम करने की कोशिश करूँगा जिस चीज़ का मैं काबिल हूँ, जो मैं काम कर सकता हूं। मुझे बड़ी बड़ी बातें करने का शौक नहीं है, मैं वही काम करूंगा जिस चीज़ का मैं केपेबल हूं, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं और मेरी फाउंडेशन इंप्रूव करेगी, लोगों की जिंदगियां चेंज करना, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, इंशाल्लाह इन सेक्टर्स पे काम लाजमी करूंगा।
अच्छा, वैसे शायद भाई आप तो बार बार कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहा, लेकिन देखिए क्रिकेटर्स वज़ीर आज़म भी बने हैं, क्रिकेटर्स बड़े अच्छे सियासतदान भी बने हैं, तो अगर आप इस तरफ आ भी जाएं उसमें मज़ायका क्या है? क्योंकि लोग भी इसरार कर रहे हैं वज़ीर आज़म शाहिद अफरीदी, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्विटर पर मुझे टैग करके, आपको टैग करके यही बात बार बार की जाती है, उस पर मज़ायका ही क्या है? क्यों आप इस तरफ? देखिए इसलिए कि मैंने, मेरा अभी तक माइंड बना नहीं है। जिस तरह मैंने आपसे कहा अगर मैंने आना था सियासत में तो आ जाता, काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी अर्से बाद पहले आ चुका होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने कहा कि दूर से आपको बहुत अच्छी लगती हैं, मैं ज़्यादा आगे के प्लान्स नहीं बनाता, ये मेरी आदत है। मेरे लिए आज का दिन सबसे ज़बरदस्त, सबसे खूबसूरत दिन है। कल क्या होगा मुझे कोई इल्म नहीं है इस बात का, ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि कल होना क्या है। तो मुझे पसंद है कि वक्त के साथ चलना। मैं बहुत आगे या तेज दौड़ने की कोशिश नहीं करता ज़िंदगी में, आगे का सिर्फ मेरे अल्लाह को पता है। मैं वक्त के साथ चलना चाहता हूँ। शाहिद भाई, वैसे एक आपका एक स्लोगन मुझे बड़ा पसंद है, होप नॉट आउट। तो आपके फैंस के लिए अभी जो आपने बात की है ना, जो चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए, तो उनके लिए भी एक होप नज़र आ गई है कि अगर आगे जाके कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है और आप खिदमत का आपको मौका मिलता है, फिर आप आ सकते हैं। आपने लाला एक बात यहाँ पे ये की कि मुख्तलिफ आपको ऑफ़र्स भी हो चुकी हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, तो क्या किस, एक तो ये कि अगर आप शेयर यहाँ पे करना चाहें, दूसरा आपकी लीनिंग किस तरफ है? आप तो बड़े इंडिपेंडेंट आदमी हैं, तो शायद अगर आप आएंगे भी तो मुझे मुश्किल लग रहा है किसी को ज्वाइन करेंगे, अपनी पार्टी लॉन्च करनी है आपने, और हमें भी कहना है कि आके ज्वाइन कर लें। बिल्कुल भी कोई पार्टी शार्टी अपनी लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं है। देखें एक चीज़ शाहज़ेब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कोई भी हो ना, वो एक मुल्क की पहचान है, वो सबका वज़ीर आज़म है, ठीक है। ओपोजिशन हो गई है, हम लोग हो गए, आम लोग हो गए, हम सबका वो वज़ीर आज़म होता है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, और जो कि हमें करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। इस वक्त इमरान भाई जो हैं वो पाकिस्तान की होप है, हमारी फ्यूचर के बच्चों की एक उम्मीद है उनसे कि इंशाअल्लाह वो चीज़ों को बेहतर लेके जाएंगे। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इमरान भाई की टीम के हवाले से। इमरान भाई एक बहुत ईमानदार, सिंसियर आदमी, बड़े पैट्रियोटिक किस्म के इंसान हैं, और हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। मीडिया हो गई, हम जैसे लोग हो गए, अपोजिशन हो गई। अभी इस वक्त ये बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है कि इस बीमारी में अगर मैं आपको रशिया की प्रेसिडेंट की मिसाल दूं तो उसने सारी अपोजिशन पार्टियों को बिठा के उसने कहा हम आपस में सियासत बाद में करेंगे, पहले ये इतनी बड़ी बीमारी हमारे ऊपर मुसल्लत है, पहले इसका कोई हल निकालते हैं। तो लोग और लीडर्स ये होते हैं। तो इसमें शायद भाई आप इस वक्त अगर वज़ीर आज़म होते तो इस पेंडेमिक को कैसे आप डील करते? पहले आपने अपोजिशन की चूंकि बात की तो मैं आपसे यही सवाल करूंगा, वज़ीर आज़म शाहिद खान अफरीदी मौजूदा जो सिचुएशन है इससे मुल्क को कैसे निकालता? यार मैं सबसे पहले जितनी भी पार्टी के जो बड़े हैं, लीडर्स हैं, उन सबको लाके बिठाता अपने साथ और उनसे अच्छे, देखो जो बड़ा होता है ना वो बड़ा ही होता है, ठीक है ना, वो बड़ा फिर बड़ों वाला रोल अदा करता है। जितने भी अपोजिशन की पार्टीज हैं उन सबके पास सबको बुलाता, बल्कि मैं खुद चला जाता हूं उनके पास कि यार आओ बैठो, ये हमारे मुल्क, हमारी आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ी वबा आई हुई है, इसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह टैकल करना है, कोई ना कोई हल निकल आ जाता। अपोजिशन ये भी देखती कि यार ठीक है वजीर आजम हमारी अपोजिशन है, जो भी है हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जो देखिए सारे जो घर के अंदर, पाकिस्तान हमारा घर है, ठीक है, और घर का एक फर्द जो होता है, जो चलाता है, वो वालिद होता है, बाप होता है। बाप जो है वो अगर 6 बच्चे हैं उसके, तो वो हर एक के साथ अलग तरीके से डील करता है। वो उनके खिलाफ बंदूक नहीं उठाता, उनको साथ लेके चल के उस मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। ठीक, अच्छा शाहिद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले वैसे आपके सामने मैं 2 वीडियोस भी रखूंगा जो आप ही के इंटरव्यूज हैं, और आपसे सवाल करूंगा, बूझे तो जानो वाला कि ये आपने इंटरव्यू किसको दिया था, किस वक्त दिया था। देखते हैं कि आपकी जो है वो मेमोरी कितनी है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप कश्मीर भी गए, बलूचिस्तान में भी ऐसी जगहों पे गए कि जहां उससे पहले कोई इस तरह से नहीं पहुंचा था इमदाद लेके, फिर आप केपी भी गए। केपी से अगर शुरू करें और ब्रेक के बाद तफसीली उस पर भी बात करेंगे।
क्या आपने वहाँ पे देखा ग्राउंड पे? और मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि जहाँ जहाँ तक आप पहुँचे खुद ड्राइव करके 10-10, 12-12 घंटे, बल्कि अपने बाद जगहों पर तो आप अपने बच्चों को भी साथ में ले गए। क्या देखा आपने केपी में, जो ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ किसी की रसाई नहीं है, ना मोबाइल वहाँ पे काम करता है, ना कम्युनिकेशन है, ना रोड्स हैं, वहाँ पे आपने क्या देखा? कैसा है माहौल वहाँ पे? क्या उन लोगों की ज़रूरियात हैं? आपने आंखों देखा हाल ज़रा हमें बताइएगा। जहाँ तक केपीके की सिचुएशन है, मेरे ख्याल में 7 साल से पीटीआई की वहाँ पे गवर्नमेंट है। बड़ा इमरान भाई को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट केपीके से मिली है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात मैंने इससे पहले भी एक जगह कर चुका, इंटरव्यू में कर चुका हूँ, कि इमरान भाई का जो विजन है, इमरान भाई के जो गोल्स हैं, उनका जो कैरेक्टर है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान भाई की टीम को उस हिसाब से डिलीवर नहीं किया जिस हिसाब से डिलीवर होना चाहिए। ठीक है, आपके हेल्थ सेक्टर के अंदर थोड़ी बेहतरी आई है, केपीके के अंदर पुलिस काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ पे डिलीवर कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे रोड्स पे जो रोड्स हैं वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए, जहाँ पहिया चलेगा वहाँ काम होगा। अब अगर मुझसे आप बात करेंगे कि यार शायद आप दोबारा चतराल जाओगे, तो मुझे सोचना पड़ेगा बहुत दफ़ा कि यार वहाँ पे तो रोडें ठीक नहीं हैं, रोड्स ठीक नहीं हैं, अब क्या करूँ, दोबारा जाऊँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है वहाँ पे। वहाँ के लोग जो हैं वो बड़े मुहिब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान पे जाने निसार करने वाले लोग हैं वो लोग। हमें उनको, अब जब से मर्ज हुआ है आपका फाटा मर्ज हुआ है केपीके के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है केपीके गवर्नमेंट के ऊपर। अब उनको डिलीवर करना पड़ेगा। इससे पहले जितने आपके वहाँ पे जो जब मर्ज नहीं हुआ था, जितने भी आपके जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे, सारे फंड्स उनको जाता था, लेकिन नज़र नहीं आया कि फंड लगा कहाँ पे। तो मेरे ख्याल में इस बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी केपीके गवर्नमेंट के पास है कि डिलीवर करें जो काम उनके सर पे हैं इस वक्त, उन चीज़ों को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। एजुकेशन एक बहुत, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में, सिर्फ केपीके के अंदर नहीं, एजुकेशन सबसे मेन रोल अदा करता है। किसी भी मुल्क की तरक्की और कामयाबी में एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा शाहिद भाई, ये बताइए कि चूंकि केपी की बात हो रही है, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, तो ये बता दीजिए कि खान साहब से आप इस वक्त अपील क्या करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उतनी तवज्जो वो केपी को नहीं दे पा रहे शायद जितनी वो उससे पहले दे सकते थे। अब तो पूरा मुल्क वो देख रहे हैं। अपील क्या करेंगे, क्या उनसे दरख्वास्त करेंगे, इल्तिजा करेंगे व्हेन इट कम्स टू केपी? देखिए, इमरान भाई ने जो इस वक्त करप्शन के हवाले से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है, इसलिए करप्शन ऊपर से नीचे बहुत ज़्यादा इस मुल्क के अंदर है। वो जो उन्होंने इस वक्त इसको टेकअप किया हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि करप्शन बिल्कुल ख़त्म करें, ठीक है। और चाहे वो उनकी पार्टी के लोग हों, चाहे वो बाहर जो भी हों, ये इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है करप्शन ख़त्म करने का, ये सबसे पहले काम करें। और दूसरा, स्कूल्स, एजुकेशन को पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नेटवर्क होना चाहिए एजुकेशन का। ये मैं समझता हूँ कि इमरान भाई के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। जी, शाहिद खान अफरीदी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, जिसके बाद बूम जूम से बड़ी एक ज़बरदस्त गुफ्तगू, उसके बाद थोड़ा सा लाइटर मोड में भी चले जाएंगे। कुछ ऐसे सवालात शाहिद लाला से करेंगे कि जो पहले किसी ने शायद ना किए हों, उनके जवाबात का हमें इंतज़ार रहेगा। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन, शाहिद खान अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का खुसूसी शो, बड़ी बात के बड़े मेहमान, बूम बूम अफरीदी। लाला, ये बताइएगा कि आप कश्मीर गए और स्पीच मैंने पूरी आपकी सुनी, लेकिन उसमें से बड़ी एक कंट्रोवर्सी भी बन गई। कश्मीर के हवाले से आप बात कर रहे थे, फिर आपने मोदी सरकार को निशाना बनाया, तनकीद का भी, जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है। लेकिन जेरेमी कॉर्बिन जब ये बात करते हैं, या बर्नी सैंडर्स अमेरिका में बैठ के बात करते हैं, या एमनेस्टी इंटरनेशनल करती है, ह्यूमन राइट्स वॉच करती है, दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमें करती हैं, तो उतनी तनकीद उस पर नहीं होती। लेकिन जब आप बोलते हैं तो पूरा इंडिया जो है वो उमड़ आता है, ट्रेंड चलते हैं कि जी कंडेम अफरीदी और पता नहीं क्या क्या। यहाँ पाकिस्तान में भी इतने लोग जो हैं वो लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, आपके हक में वो बिल्कुल नहीं बोले। साथ में तनकीद ये होती है कि जी इनका काम तो क्रिकेट है, तो वो क्रिकेट पे ही बोलें, बाकी चीज़ों पे क्यों बात करते हैं। देखिए आदिल, बात ये है कि ये बात जिस तरह आपने कही है, ये बात दुनिया कर रही है।
तो शाहिद अफरीदी ने कोई ऐसी नई बात नहीं की थी। और शाहिद अफरीदी काम करता है इंसानियत का। अगर उस कश्मीर के अंदर अगर हिंदू कम्युनिटी होती और उनके ऊपर जुल्म होता, मैं तब भी बात करता। बात मजहब की नहीं है, बात इंसानियत की है यार। बात हमारा पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इंडिया को, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश की है। अब आप जो है वो देखिए, जो सियासतदान होते हैं ना, वो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, कौमों को, लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। वो मजहब को बीच में सियासत के लिए नहीं लेके आते। तो वहां पे देखिए, हमारे यूनाइटेड नेशन यूएन के जो लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट ने और पाक फौज ने लाके वहां पे बिठाए हुए कि भाई जी आप अपनी आंखों से देख लें कि एलओसी की खिलाफ वर्जी कौन करता है, कौन सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। आप यकीन करें कि वहां बच्चों को तो देखें आप, सिविलियन। एक औरत जिसकी अभी शादी हुई थी, 24 साल की थी, खेतों में काम कर रही थी, उसको टारगेट करके सीधा मार दिया, ठीक है। बच्चे खेल रहे थे, 3 बेटियां खेल रही थी, बच्चियां खेल रही थी, ऊपर से गोला फेंक दिया। एक का हाथ नहीं, एक का पाँव नहीं, हॉस्पिटल के अंदर है। मैं उनसे मिल के आया, उनकी फैमिलीज को देख के आया हूं। मेरा मतलब है कि इंसान है हम लोग, हमारी भी औलाद है, हमारी भी बच्चे हैं। तो अमीन कि आप सिविलियंस को क्यों टारगेट कर रहे हो यार? मैं बल्कि खराज तहसीन पेश करता हूं उन कश्मीरियों को, बहन भाइयों को, कि जो इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन है, लेकिन जमीन से इतनी वफा है कि वो जमीन छोड़ के आगे पीछे कहीं नहीं जा रहे। वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, वो हमारे लिए खड़े हैं वो लोग। लेकिन जुल्म सितम की जो है ना वो इंतहा है, ये इंतहा है। हमारी गवर्नमेंट ने, पाक फौज ने हमेशा पॉजिटिव बात की है, पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। इवन कि आप यार, इससे बड़ी एग्जांपल और क्या हो सकती है कि जो भाई हमारे उड़ते हुए आए थे हवा से, उनको चाय पिला के वापस इज्जत से भिजवाया यार। आपने उनको भी अपने मुल्क में हीरो बना दिए, जिनको हमने यहाँ पे गिरा के वापस दे रहे हैं हम आपको। तो मेरा मतलब इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए यार? मेरा मतलब है आप भी जरा 1-2 कदम आगे बढ़ाओ यार। आप भी इंसान हो, इंसानियत का खून कर रहे हो। और एक और बात आदिल, मैं पूरे हिंदुस्तान को कभी नहीं बात करता, मुझे हिंदुस्तान में इतना प्यार मिला है, इतनी इज्जत मिली है, मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। इवन कि ये जो बात मैं कर रहा हूं, इस पे मुझे मेरे मुल्क वाले लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि आप इंडिया का क्या, आपको पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिली। इंडिया में भी बहुत जबरदस्त किस्म के पढ़े लिखे, समझदार, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जो उनकी हुकूमत की इस पॉलिसी की टोटली अगेंस्ट है। इवन के कांग्रेस को देख लें आप, या वो जो दूसरी पार्टी आम आवाम पार्टी, ये कौन सी है, ये देख लें, वो भी वही बातें कर रहे हैं ना जो शायद अफरीदी बात कर रहा है। तो इसमें मेरी क्या ऐसी नई बात थी करने की? तो मैं समझता हूँ जुल्म है, और मैं उस मुसलमान को मुसलमान मानता ही नहीं हूँ जो जालिम और जुल्म के खिलाफ बोले ना या खड़ा ना हो। ठीक है, मेरे लिए किसी सेलिब्रिटी ने, किसी स्टार ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरा एक चीज पे यकीन है आदिल, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। ठीक, अच्छा, ये इसमें शायद भाई बड़ी तफसील से आपका जवाब हमने सुना। जो एतराज़ स्पेशली इंडिया से जो आया कि जी आपकी एक फाउंडेशन है, हम भी आपकी मदद करते रहते हैं, तो आपको इस ऐसी सियासत में नहीं पड़ना चाहिए, तो उनके लिए आपका क्या जवाब है? वहाँ पे आपके काफ़ी सारे क्रिकेटर्स ऐसे दोस्त हैं जिनमें फाउंडेशन में भी आपकी मदद की, उनकी तरफ से बार बार ये पैगाम आया कि शायद आपको पॉलिटिक्स पर और इन चीज़ों पर जो है वो बात नहीं करनी चाहिए थी। और फिर वही चीज़ यही रिफ्लेक्ट हुई पाकिस्तान में भी, कि पाकिस्तान में ऐसे लोग जिनके भी लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो कभी ऐसी बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जी हमारा काम ही नहीं है सियासत पे बात करना। तो ना आप पे बड़ी तनकीद हुई, कोई सामने नहीं आया आपकी सपोर्ट में भी इस तरह, क्या वजह है इसकी? मैं वो बात दोबारा रिपीट करूंगा कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे साथ मेरा अल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हरभजन का, यूवी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि इन्होंने मेरी फाउंडेशन को सपोर्ट किया। असल मसला क्या है, वो बेचारे भी मजबूर है, वो रहती उधर है, वो बेचारे मजबूर है, उन्हें भी पता है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि जुल्म हो रहा है, जुल्म कर रहे हैं वो लोग, पता है उनको मेरी जान, बस वो मजबूर है और मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक, अच्छा लाला, क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेटर्स की आपने मेंशन किया, थोड़ी सी क्रिकेट की भी बात करेंगे। मैं आपको 1-2 वीडियो सुनवाता हूँ, आप ही का इंटरव्यूज़ है, और ये दोनों इंटरव्यूज़ ऐसे हैं कि जिससे बड़ी एक कंट्रोवर्सी स्पार्क हो गई थी किसी वक्त में पाकिस्तान में। इतना आपको हिंट दे देता हूँ कि एक 5 साल पहले का है, दूसरा 3-4 साल पहले का है, ज़रा सुनवाइए सर। सिडनी में होटल में लेट आने पर आप समेत 8 पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया गया। हुआ क्या था, क्यों लेट हो गए थे आप? मसला है कि आजकल मीडिया को छोटी मोटी खबरें जो है ना वो मज़ा आता है। जब न्यूज़ आगे पीछे कोई न्यूज़ ना हो ना, तो इस तरह की न्यूज़ें दिखा के लोगों की अटेंशन अपनी तरफ हासिल करना। एक खाने पे गए थे,
अब हम ऑस्ट्रेलिया में हम कोई लड़काना या ठट्टा में नहीं आए हुए हैं, यहाँ रेस्टोरेंट्स के अंदर क्लब्स भी होते हैं उनके अपने अपने, तो ऐसी कोई बात नहीं। हम 7-8 लड़के गए थे, खाना एंजॉय किया, खाना खा के वापस आ गए। ऐसी छोटी बातों को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। जिस तरीके का टैलेंट सामने इस वक्त आ रहा है, बहुत बातें करते हैं हम लोग, टैलेंट पाकिस्तान में, बड़ा टैलेंट, सॉरी, नो टैलेंट। मतलब आपके ख्याल में ठीक है ना, पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं, अभी वो टैलेंट नहीं है जिस लेवल की क्रिकेट की डिमांड है प्लेयर्स की। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सका? उसका जिम्मेदार कौन है? क्रिकेट बोर्ड है या क्रिकेटर्स हैं सीनियर? यार कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं खुद भी अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, तो मेरे लिए खुल के बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वरना मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे पता है कल को नोटिस आ जाएगा घर पे। तो मेरे लिए इस स्टेज पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर कभी जब क्रिकेट छोड़ेंगे फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। मेरी वजह से आपको नोटिस ना मिले? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। ये इंटरव्यू किसने किया था आपका? मेरे ख्याल में ये इस तरह की हरकतें आप ही कर सकते हो। चले ये एक जवाब तो दुरुस्त हुआ। दूसरा जो क्लिप हमने सुनवाया आपको, उसमें दूसरा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि वो आप लंदन में थे, बैठे हुए हैं, और आपने कहा अच्छा जी सॉरी, नो टैलेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्रिकेट में वो टैलेंट नहीं है जो कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड है। अगेन बड़ी उससे कंट्रोवर्सी बन गई और आपको फिर नोटिस वगैरह भी मिला था। ये क्या आपको याद है किसने किया था? ये भी आप ही ने की थी। और मैंने जो बात की थी उस पर अभी तक स्टैंड लूंगा और उसको मैं सपोर्ट ही करूंगा, उससे यू टर्न नहीं लूंगा वापस। अच्छा, नहीं आप अभी भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में उस तरह का टैलेंट नहीं है? लेकिन देखिए, लोग बात कभी कभार जब आप करते हो ना, लोग उसको किस तरह लेते हैं या मीडिया उसको किस तरह दिखाता है, ये असल चीज ये है। कहने का मतलब ये था कि ऐसी बात नहीं कि मुल्क के अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन जिस लेवल का या जिस तरीके का टैलेंट आपको आगे इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए होता है, उसको उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्रिकेट एकेडमीज होती हैं। तो क्रिकेट एकेडमी उस वक्त इतनी नहीं थी, अभी फिर भी 1-2 और एक्स्ट्रा 3 बन गई हैं। क्रिकेट एकेडमीज का होना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि इस मुल्क में मजहब के बाद क्रिकेट ही सब कुछ है। तो उस हिसाब से आपको हर प्लेयर को, चाहे वो अंडर 14 प्लेयर हो, अंडर 16 प्लेयर हो, उनको डेवलप करने के लिए आपको उनको क्रिकेट एकेडमीज भेजना पड़ेगा। आपको हर शहर के अंदर, जितने भी शहर हैं बड़े शहर, उन सब के अंदर टॉप क्लास फैसिलिटीज के साथ क्रिकेट एकेडमीज होनी चाहिए विद गुड कोचेस। ठीक, अच्छा शायद भाई, आपकी रिटायरमेंट जिस तरीके से हुई, तो जाहिर बात है एक नेशनल हीरो जिस तरह से होता है उस तरह से उनकी रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। अभी भी क्या कुछ है आपके दिल में कि यार अच्छे तरीके से मुझे सी ऑफ करना चाहिए था? आप नहीं बल्कि 2-3 और बड़े सीनियर प्लेयर्स जो हैं उनको भी ये गिला शिकवा है। क्यों ऐसा होता है पाकिस्तान में प्लेयर्स के साथ, और वो प्लेयर्स के जो साल 15-15 20-20 साल उनकी सर्विसेज होती हैं मुल्क के लिए? यार क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सारा साल आप 20-22-25 साल क्रिकेट बोर्ड के साथ आप होते हो, एंड देन फिर आपका जो सी ऑफ होता है उस तरह नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। ये एक सिस्टम बनना चाहिए, नहीं है तो मेरा मतलब है कि एक होना चाहिए, एक तरीकाकार होना चाहिए कि किस तरह इतने ज़्यादा अरसा खेले हुए प्लेयर के साथ किस तरह उसको सेंड ऑफ होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कोई गिला नहीं है, जो होना था हो गया। लेकिन आने वाले जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। ठीक, और शायद भाई यंग प्लेयर्स की आपने बात की, तो मैच फिक्सिंग से किस तरह बचा जाए? आप तो काफ़ी अपनी बुक में भी, ऑटोबायोग्राफी में भी उस पर लिख चुके हैं, और आपको पता है जिस तरह दुनिया बड़ी चेंज हो गई है, फास्ट पेस्ड हो गई है, कम्युनिकेशन के मीडियम्स और वो इतने हो गए हैं। मैच फिक्सिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर क्रिकेट से ख़त्म की जा सकती है, आप समझते हैं? अगर आप एग्जाम्पल सेट कर चुके होते पहले पास्ट में, तो मेरे ख्याल में आगे नहीं होता। हमने एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, किसी को सजाएं ही नहीं दी, वापस आ जाते हैं लोग। तो मेरे ख्याल में एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए थी बहुत पहले। और क्रिकेट बोर्ड की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ, नए प्लेयर जितने, देखिए शहर से बड़े कम प्लेयर आते हैं, ज़्यादातर जो छोटे इलाके होते हैं वहीं से प्लेयर्स आते हैं, उनको ग्रूम नहीं किया जाता हमारे क्रिकेट बोर्ड। मेरी क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को ग्रूम करें, सोशल मीडिया के हवाले से, आपका जब इंटरव्यूज़ होते हैं मीडिया पे उस हवाले से। ये एक प्रोसेस है, उसमें से बच्चों को तैयार किया जाता है। क्रिकेट अकेडमी सिर्फ ये नहीं होती कि बैटिंग बॉलिंग करा ली और घर वापस चले गए, नहीं, वहाँ पे क्लासेस होनी चाहिए। इवन कि सोशल मीडिया किस तरह हैंडल करना चाहिए। सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रेशर आता है, इसलिए कि आप यूज़ करते, जो आप परफॉर्म नहीं करते, तो उस परफॉर्मेंस को किस तरह आपने लोगों के साथ
चीज़ों को लेके चलना है, उस प्रेशर में से कैसे निकलना है। इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर। वही बैट बॉल है डोमेस्टिक क्रिकेट का जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाते हो, तो उसमें आपको प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ग्रूम किया जाए। तो शायद भाई ट्रेनिंग कितनी करते हैं आजकल? क्या जिस तरह रेगुलर जब आप क्रिकेट खेलते थे उतनी ही करते हैं या थोड़ी सी कम हो गई है? क्योंकि फाउंडेशन भी अब जिस तरीके से आप चला रहे हैं तो काफ़ी प्री ऑक्यूपाइड भी होंगे। अपनी ट्रेनिंग के बारे में ज़रा बताइएगा, रूटीन के बारे में कितनी चेंज हो चुकी है जब से आप जो नेशनल लेवल की क्रिकेट, इंटरनेशनल लेवल की, उससे थोड़ा सा साइड लाइन हो गए? आदिल, एक मेरे ख्याल में ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो ना खेल रहे हो, चाहे आप कारोबारी हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, आप फील्ड में हो, क्रिकेट स्पोर्ट्स या ट्रेनिंग वैसी बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ के लिए। अपने आप को फिट रखना चाहिए, अच्छा होता है, इंसान काफ़ी बीमारियों से बचता है, और आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। मेरी ट्रेनिंग पहले भी वही थी, अभी भी वही है। PSL के बाद मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान में, जिसकी वजह से मुझे ट्रेनिंग करने का मौका बहुत कम मिला, लेकिन लास्ट 15 दिन से 20 दिन से दोबारा मैं अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर ली है। कहीं पे भी जाता हूँ, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे कश्मीर हो, कहीं ना कहीं कोई जगह ढूंढ लेता हूँ और ट्रेनिंग करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, चले, ट्रेनिंग तो आप करते हैं। शायद भाई ये बताएं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता तो मेरी भी जाहिर बात है उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, आपकी भी उसी तरह बढ़ रही है, लड़कियां अभी भी उसी तरह तंग करती हैं, जाहिर बात है, क्राउड पुलर भी हैं, आप गुड लुकिंग भी हैं, तो वो सिचुएशन उसी तरह है या उसमें ऊंच नीच आई है थोड़ी बहुत? शाहजेब माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं मेरी, आदिल। नहीं, माशाल्लाह वो तो है, लेकिन तंग तो करती होंगी ना लड़कियों की बात। बस वो तंग अगर करना चाहती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तंग ना हूँ। ठीक है। अच्छा बेटियां, आप शायद भाई हमें पता है कि काफ़ी आप अटैचमेंट है आपकी बेटियों से, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर देखा गया ना कि यार बेटा नहीं है। कभी आपको अफसोस हुआ या इतनी ख्वाहिश आपके कि जी एक मेरा बेटा भी होता? आपसे कभी सुना तो नहीं है, ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ कितनी अटैचमेंट है आपकी बेटियों से, लेकिन ज़रा बताइए उनके बारे में कि किस तरह आपकी लाइफ उनके साथ गुजरती है, कितनी अटैचमेंट है आपकी बेटी? मैं अपने परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे सही सलामत औलाद दी है। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है मेरे लिए। और बेटियों का जो रोल है, मैं समझता हूँ कि आजकल के बेटे जितने निकम्मे आ रहे हैं, मेरे ख्याल में बेटियाँ ही हैं जो बाप के साथ आखिर तक साथ रहती हैं, चलती हैं। और आप माशाल्लाह से आप अपनी बेटियों को इतनी तालीम दें, इतना पढ़ाएं कि वो बेटों की कमी महसूस ना हो आपको। क्या बेटी ही काम कर सकते हैं? बेटियां कोई काम नहीं कर सकती। मैं समझता हूं कि जितनी टैलेंट, जितना अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है बेटी को, मैं नहीं समझता कि इतना बेटे को सलाहियत दी हुई होती है। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला के, अल्लाह ने मुझे 5 बेटियों से नवाजा है। अच्छा, और सबसे फेवरेट आपकी कौन है? मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि आपस में उनकी लड़ाई भी करवाएं ना। मैं तो अस्मा का नाम ज़्यादा हमने सुना है, और आप तो यही कहेंगे, सियासी स्टेटमेंट देंगे, नहीं सारी करीब हैं। ज़्यादा अटैचमेंट किससे है, जो ज़्यादा आपसे जो अटैच? अच्छा, इस सवाल में ना सियासत कहीं है नहीं, इस सवाल में जो है ना वो यहाँ से ताल्लुक़ है। तो इसमें नो डाउट बड़ी बेटी भी है, और जो सबसे आखिरी तो आपको पता है सबसे लाडली होती है। और अरवा के आने से मेरी ज़िंदगी के रंग और ख़ूबसूरत हो गए, और मेरी ज़िंदगी में रंग और ज़्यादा आ गए। बाकी अक्सा, अंशा, अजवा, अस्मारा, इन सब से मुझे एक ही जैसी मोहब्बत है। शाहिद खान अफरीदी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, जिसके बाद शाहिद अफरीदी से इस पर भी बात करेंगे कि काफ़ी सारे जो मेजॉरिटी क्रिकेटर्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद कोई कमेंटेटर बन जाता है, कोई जो है वो कोचिंग की तरफ चला जाता है, कोई ऐसे बिजनेसेस में चला जाता है कि ठीक ठाक पैसे वो बना रहे हैं। तो उनसे पूछेंगे कि वो फाउंडेशन की तरफ क्यों आए, और ये जो इंसानियत की खिदमत और इस तरह की चीज़ें हैं उस तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो क्यों है, और वो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, ये सब कुछ उनसे पूछेंगे, लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद भाई, पहले तो ये बताइए कि रिटायरमेंट के बाद, जिस तरह ब्रेक से पहले मैं कह रहा था, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स जो हैं वो ऐसी तरफ चले जाते हैं कि क्रिकेट से रिलेटेड कमेंटेटर बन जाते हैं, कोचिंग की तरफ चले जाते हैं, या कुछ और ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि काफ़ी ठीक ठाक पैसे वहाँ से जनरेट हो रहे हैं।
आप ये फाउंडेशन की तरफ कैसे आ गए? क्या ये वही सवाल जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, वो तो आपने एड्रेस कर दिया, लेकिन आपकी ज़ाती चॉइस ये थी शायद अफरीदी फाउंडेशन के ज़रिए पाकिस्तान में काम करना, उसकी वजह क्या थी? क्यों उस तरफ आप नहीं गए जिसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है और शोहरत आप माशाल्लाह वैसे ही हैं, लेकिन उसी तरह वो कंटिन्यू भी रहता है जिस तरह आप एक स्टार क्रिकेटर थे, स्टार कमेंटेटर भी बन सकते थे, स्टार कोच भी बन सकते थे, आप इस तरफ क्यों आए? आदिल, मैं एक ऐसे एरिया से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है, कराची ने मेरी परवरिश की है, लेकिन मैं एक ऐसे एरिया से आया हूँ जहाँ मैं समझता हूँ कि जिस मिट्टी में मैं खेला हूँ वहाँ पे उसकी खुशबू मेरे जिस्म में अभी तक है और वहाँ के लोगों की तकलीफ़ें मेरे सामने हैं, वहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो सब मेरी आंखों के सामने, मेरा वहाँ से ताल्लुक़ है उस एरिया से। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है वहाँ की और मेरे लिए बड़ा इजी था क्रिकेट के बाद घर पे बैठना, लेकिन मैंने अपने घर का, अपने वालिदैन को करते हुए देखा है कि वो किस तरह मेरे घर पे कोई भी ज़रूरतमंद आता था, कभी खाली हाथ नहीं जाता था। तो ये चीज़ मेरे घर से शुरू हुई एंड देन फिर जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था तो मैंने एक हॉस्पिटल शुरू किया छोटा सा, एंड देन हॉस्पिटल जब चलने लगा फिर मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा आने लगे, एवरेज जो है वो 100 पेशेंट रोज़ाना के हैं। तो अब जी काम बड़ा हो गया, अब क्या किया जाए? हाँ जी, फाउंडेशन बनाते हैं, काम करते हैं। मैं डिफरेंट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता रहा हूँ, उससे पहले बहुत काम किया, 2004-5 से किए जब ज़लज़ले आए थे। उसके बाद फिर जब काम बढ़ता गया एंड देन मैंने वहाँ के लोगों की हालात देखे कि पानी का बहुत बड़ा मसला है, 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल जाके वहाँ से पानी लेके आते हैं, पहाड़ क्रॉस करके एक मटका पानी लेके आते हैं। तो वो सिंध का एरिया भी मेरे जहन में था, थर के अंदर जो हालात है वहाँ पे किस तरह, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा वो करती थी कि यार मुझे तो अल्लाह ने दे दिया सब कुछ, अब आगे क्या करने से आगे क्या हो सकता है। मैंने कहा यार चले, इन लोगों तक पहुंचना चाहिए, इन लोगों तक जाना चाहिए। इस काम का जो सुकून है, आप यकीन करें वो मैं अल्फाजों में नहीं बता सकता आपको। इसके अंदर इतनी सेटिस्फेक्शन है, इतना मज़ा है इसके अंदर, जो मैं करोड़ों रुपए में भी वो सुकून, वो मज़ा, वो दुआएं नहीं खरीद सकता जो मुझे मिलता है, लोग देते हैं मुझे। आप यकीन करें कि तो वहाँ से मैंने कहा नहीं यार, अब मैं चलता हूँ, अकेले चलूँगा, इंशाल्लाह लोग जुड़ते रहेंगे और कारवां बनेगा और इंशाल्लाह। मैंने कभी इतना बड़ा नहीं सोचा था कि इतना सारा कुछ होगा, अल्लाह मुझसे कराएगा, लेकिन जब आपकी नीयत अच्छी हो तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो किसी बिजनेस कम्युनिटी है, वहाँ पे सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त ऐसे स्टेज पे आके खड़े हो गए कि बहुत से लोग इतने दूर दूर से मैसेजेस करते हैं। आप यकीन करें मैं बूनी गया हूँ, चतराल का वो कोना जहां पे मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई गया होगा, वहां सिर्फ लोकल लोग ही रहते होंगे, वहां कोई नहीं गया होगा, मैं वहां तक अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, उन लोगों को राशन वगैरह देकर वापस आया, उनकी ज़रूरतों का, उनके हालात का पता चला, पानी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो ऐसे लोगों में बलूचिस्तान में, सिंध के अंदर मेरी मुलाकातें हुई काफ़ी, जो हमने काम करना है इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो इस काम का जो मज़ा है वो मैं अल्फाजों में आपको नहीं बता सकता। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और इस्तिताअत दे, हमारी दुआएं, नए ख्वाहिशात भी बिल्कुल आपके साथ हैं। शाहिद खान अफरीदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बूम बूम अफरीदी का आपने ज़बरदस्त इंटरव्यू सुना, जो सवालात मेरे जहन में थे कुछ आप लोगों ने भिजवाए थे, हमने उनके सामने रखे, उन्होंने बड़े दिलचस्प और तफसीलन उनके जवाबात दिए, और जो इंडिया में उन पर तनकीद हुई कश्मीर के हवाले से, उनको भी बड़ा एक क्लियर कट पैगाम वहाँ पर भी भिजवाया। उसके अलावा उन्होंने सियासत पर भी बात की कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, सियासत में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते। जितने भी उनके फैंस के या बाकी पाकिस्तानियों के सवालात थे, उन्होंने बड़ी बात में उनको उनके जवाबात जो हैं वो आपके सामने रख दिए हैं। तो आज के प्रोग्राम पर डेफिनेटली आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे और आपका पूरा फीडबैक जो है वो लाला के पास जाएगा, तो फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।